हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत विषाणु जनित रोग के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु होता है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड हैं। किनके खंड हैं? तो प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड हैं। आगे है विषाणु विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे विषाणु विज्ञान कहते हैं। विषाणु जीवित कोशिकाओं से युक्त किसी भी जीव को संक्रमित कर सकते हैं, जैसे पशु, पौधे, कवक, जीवाणु, मनुष्य इत्यादि। जीवाणुभोजी अर्थात बैक्टीरियाफेज एक प्रकार का विषाणु होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। आगे है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में 3 प्रमुख रोगों जैसे चेचक, गिनी वर्म रोग तथा पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग मुक्त देश घोषित किया गया था। 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्रदान किया गया है। आगे है चेचक वेरिओला नामक विषाणु से होता है जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार का सदस्य है। यह एक अत्यंत ही संक्रामक रोग है जिसके विषाणु रोग की त्वचा, थूक, वायु वस्त्र इत्यादि के माध्यम से फैलते हैं। अब आगे है पोलियो। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमेलाइटिन विषाणु द्वारा होता है। इसमें रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन तथा जल द्वारा होता है एवं इससे प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र है। पोलियोमेलाइटिस या पोलियो विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश देता है उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचाने में असक्षम हो जाती है और उसके पश्चात पक्षाघात हो जाता है, अर्थात पैरालिसिस उसे हो जाता है। पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क ने वर्ष 1952 में की थी। उसके बाद अल्बर्ट शॉबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित किया था जो पोलियो रोग के रोकथाम में सहायक है। पोलियो बच्चों में होने वाला एक घातक संक्रामक रोग है जिसमें ये विकलांग हो जाते हैं, अर्थात जिन बच्चों को पोलियो होगा वे विकलांग हो जाएंगे। भारत सरकार ने ही हाल ही में ट्राई वैलेट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर देश में वाई वैलेट वैक्सीन प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ट्राईवैलेंट वैक्सीन में 3 प्रकार के पोलियो विषाणु अर्थात टाइप 1, टाइप 2 एवं टाइप 3 से लड़ने की क्षमता थी। चूँकि वर्ष 1999 के बाद विश्व में कहीं भी टाइप 2 विषाणु नहीं पाया गया, इसलिए अब यह वैक्सीन देना जरूरी नहीं रह गया है। आगे है राइनो वायरस। राइनो वायरस रोगाणु सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी सबसे प्रमुख कारक है।
तो आपको जो सामान्य जुकाम होता है वह किसके कारण होता, तो राइनो वायरस के कारण, जबकि कोरोना वायरस जुकाम के लिए उत्तरदायी दूसरा प्रमुख कारक है। हाल ही में कोरोना वायरस का एक नवीनतम प्रकार नोवल कोरोना वायरस या सार्स कोव 2 अर्थात 2019 एन कोविड की खोज हुई है, जो कि कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी का कारण है। जुकाम एवं संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से फैलता है तथा इसमें रोगी को सिर दर्द, हल्का ज्वर एवं आँख व नाक से पानी गिरता है। अब है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपार्डिएन वायरस परिवार का एक सदस्य है। इसके कारण लीवर में सूजन एवं जलन होती है। आगे है मम्स या कंठमाला। मम्स या कंठमाला रोग एक विषाणुजनित रोग है जिसे गलसुआ भी कहते हैं। इसमें पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। अगला विषाणुजनित रोग है रेबीज एवं हर्पिस रोग। रेबीज एवं हर्पिस रोग भी विषाणु के कारण होता है। रेबीज विषाणु प्रायः कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ तथा जंगली जानवरों जैसे लोमड़ी, रैकून आदि में पाया जाता है तथा इसके द्वारा मानवों में पहुंचता है। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं क्योंकि इससे संक्रमित व्यक्ति को जलाशय के पास जाने से डर लगता है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस वायरस। मेनिंजाइटिस वायरस बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्मजीवों के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। आगे है डेंगू। डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा तथा तेज ज्वर होता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। यह एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है जिसे इजिप्टी एडीज, एल्बोपिक्टस व क्यूलेक्स फैंटिगेस नामक मच्छर फैलाते हैं। डेंगू ज्वर से पीड़ित रोग के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। आगे है पीत ज्वर। पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संचार एडीज जाति के मच्छरों द्वारा होता है। आगे है एडीज एल्बोपिक्टस जिसे टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है। पीत ज्वर डेंगू ज्वर तथा चिकनगुनिया जैसे रोगों के कारण विषाणु का वाहक होता है। आगे है जापानी एन्सेफलाइटिस रोग। जापानी एन्सेफलाइटिस रोग का कारक फैलबीविराइडी कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु का वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं। नेक्स्ट है एड्स। एड्स एक विषाणुजनित जानलेवा रोग है। इसके लिए उत्तरदायी विषाणु रेट्रोवायरस समूह का है। यह रोग HIV द्वारा होता है जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। HIV के संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित टी लिम्फोसाइट्स नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है जिससे रोगों की कई प्रकार के संक्रामक रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है। एड्स रोग असुरक्षित लैंगिक संभोग, दूषित रक्तदान तथा संक्रमित माता से अपरा के संपर्क द्वारा संचरित होता है। सूखे चुंबन, हाथ मिलाने या साथ रहने, खांसी,
छींकने और मच्छरों व रक्त चूसक कीटों के काटने से एड्स का संचारण नहीं होता है। आगे है, विश्व में HIV की लगभग 9 उप प्रकार प्रसारित है। भारत में HIV का C उप प्रकार प्रभावी है। चार्ल्स गैलो ने HTLV3 नामक एड्स रोग के कारक की खोज की है। एड्स रोग की पहचान के लिए वेस्टर्न ब्लॉट एवं एलिसा परीक्षण किया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। और जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है तो इसे ऐसी स्थिति में एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के वृहद क्षेत्र में विस्तार पेंडेमिक कहलाता है। आगे है, मई जून 2018 में केरल में निपाह वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। ज्ञातव्य है कि निपाह वायरस बीमारी एक जूनोटिक बीमारी है, अर्थात एक ऐसी बीमारी जो मुख्यतः जानवरों से मनुष्यों में संचारित होती है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, जीवाणु भोजी अर्थात बैक्टीरियोफेज क्या है? तो इसका उत्तर है डी, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। जीवाणु भोजी एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें प्रोटीन की परत तथा इसमें भीतर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है ई। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। सामान्यतः विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होता है, किंतु कुछ विषाणुओं जैसे रेट्रोवायरस आदि में कुछ एंजाइम पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड है। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। लाइकेन, जीवाणु तथा शैवाल में भी एंजाइम उपस्थित होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो इसका उत्तर है डेंगू। डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा तथा तेज ज्वर होता है। यह एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है जिसे क्यूलेक्स फेंटिगेंस, एडिज एल्बोपिक्टस तथा एडिज एजिप्टी नामक मादा मच्छर फैलाते हैं। यह रोग महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो इसका उत्तर है वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो इसका उत्तर है प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। चूँकि प्लेटलेट्स शरीर में रक्तस्राव रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अतः इसकी कमी से असामान्य रक्तस्राव हो सकता है। अब अगला प्रश्न है, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है? तो इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संचरण
एडिस जाति के मच्छरों द्वारा होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो इसका उत्तर है डी, जापानी एन्सेफेलाइटिस। एडिस एल्बोपिक्टस, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है, पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया तथा सेंट लुई एन्सेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग का कारक फेल्वीविराइडी कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं। अब अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है विषाणु के द्वारा। पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसमें रोगी पानी के सामान्य प्रयोग से नहीं डरता, लेकिन नदी, झील, समुद्र के पास जाने से या तैरने से घबराता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम भी है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। अब अगला प्रश्न है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। तो इसका उत्तर है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। अब अगला प्रश्न है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है? तो इसका उत्तर है रोटा वायरस। विषाणुओं, जीवाणुओं एवं अन्य परजीवियों के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार रोग हो सकता है। वायरस में अतिसार का प्रमुख कारक नोरोवायरस है, जबकि बच्चों में रोटा वायरस का संक्रमण अतिसार का प्रमुख कारक है। अब अगला प्रश्न है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है पेंडेमिक। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलती है तो ऐसी स्थिति एपिडेमिक कहलाती है। एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के बृहद क्षेत्र में विस्तार पेंडेमिक कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सेंट में जारी विषाणु जनित बीमारी है? तो इसका उत्तर है बी, मम्स, रेबीज और हर्पीज जो है ये सभी जो है विषाणु जनित बीमारियां हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता? तो इसका उत्तर है एड्स। एड्स रोग विषाणु जनित है। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु रेट्रोवायरस समूह का विषाणु है। अब अगला प्रश्न है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियो मेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। इसमें रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन तथा जल द्वारा होता है एवं इससे प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र है। यह विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। परिणाम यह होता है कि मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश देता है उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचाने में असक्षम हो जाती है और पैरों में पक्षाघात अर्थात पैरालिसिस हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, पोलियो का कारण है कौन? तो विषाणु द्वारा। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है जॉनस साल्क ने। अब अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया किसने? तो जोनास साल्क ने। अगला प्रश्न है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस
व्याधि से संबंधित है? तो इसका उत्तर है पोलियो से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका उत्तर है क्षय रोग। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियो मेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। रेबीज एवं खसरा भी विषाणु जन्य रोग है, जबकि तपेदिक या क्षय एक संक्रामक रोग है जिसका कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो इसका उत्तर है पोलियो। भारत सरकार ने हाल ही में ट्राइवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर देश में बाइवैलेंट वैक्सीन प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ट्राइवैलेंट वैक्सीन में 3 प्रकार के पोलियो विषाणु टाइप 1, टाइप 2 एवं टाइप 3 से लड़ने की क्षमता होती थी। चूँकि वर्ष 1999 के बाद विश्व में कहीं भी टाइप 2 विषाणु नहीं पाया गया है, इसलिए अब यह वैक्सीन देना जरूरी नहीं है। इसकी जगह अब बाइवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन का प्रयोग टीकाकरण में होगा, जिसमें पोलियो विषाणु टाइप 1 एवं टाइप 3 से लड़ने की क्षमता होगी। अगला प्रश्न है, पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर है राइनो वायरस। राइनो वायरस पैथोजिन सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचरित होता है तथा इसमें रोगी को सिरदर्द, हल्का ज्वर एवं नाक व आँख से पानी गिरता रहता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं? नीचे दी गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात जीवाणुओं को, कवकों को और पादपों तीनों को। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। विषाणु जीवित कोशिका से युक्त किसी भी प्राणी को संक्रमित कर सकते हैं, जैसे पशु, पौधे, कवक तथा जीवाणु। अब अगला प्रश्न है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक कौन है? तो इसका उत्तर है DNA वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस हेपा-DNA वायरस है। इसके कारण लीवर में सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो इसका उत्तर है वायरस के द्वारा। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के कारण होता है। इस व्याधि के कारण यकृत अर्थात लीवर में सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है। हेपेटाइटिस बी वायरस हेपा-DNA वायरस परिवार का एक सदस्य है। अब अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है कौन? तो यकृत अर्थात लीवर। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है हेपेटाइटिस। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात यकृत शोथ सी का टीका होता है, जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो इसका उत्तर है पोलियो जो है बंदर से होता है, यह बिल्कुल गलत है। प्लेग एक संक्रामक रोग है जो चूहों द्वारा फैलता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। टेप वर्म अर्थात फीता कृमि सुअर का अधपका मांस खाने से हमारे शरीर में पहुंचता है, जबकि पोलियो बंदर से नहीं बल्कि पोलियोमाइलाइटिस विषाणु द्वारा होता है तथा दूषित भोजन व जल द्वारा फैलता है, जो कि एक संक्रामक या संसर्ग रोग है तथा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। पहला है डिप्थीरिया, दूसरा छोटी माता और तीसरा चेचक। उपयुक्त कथनों में से किस रोग या किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? तो इसका उत्तर है केवल 3 अर्थात चेचक का। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में 3 प्रमुख रोगों यथा चेचक, गिनी वर्म रोग तथा पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग मुक्त देश घोषित किया गया था। 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्रदान किया गया है। अब अगला प्रश्न है HIV एड्स रोग नहीं फैलता तो मच्छर के काटने से। अब अगला प्रश्न है एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से एड्स के लक्षण हैं? तो इसका उत्तर है डी अर्थात सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप और वजन का घटना। ये सभी जो हैं एड्स के लक्षण हैं। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है जिसमें रोगी को रोग रोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। इस रोग में कई प्रकार के रोग लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, जिसमें सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति लोप, वजन का घटना, थकावट इत्यादि प्रमुख हैं। इसमें शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि रोगी की कई प्रकार के संक्रमण रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है। अब अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में बतलाया गया है एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है। कारण आर में बतलाया गया है एड्स में टी लिम्फोसाइट पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। नीचे दी गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात ए सही है और आर ए की सही विवेचना है। अब अगला प्रश्न है HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो इसका उत्तर है एड्स। HIV द्वारा अत्यंत घातक रोग एड्स होता है। एड्स का पूरा रूप एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जिसका अर्थ है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्षीण हो जाना। सर्वप्रथम यह रोग 1981 में मध्य अमेरिका में प्रकट हुआ था, किंतु आज यह अनेक देशों में फैल चुका है। T4 लिम्फोसाइट HIV की प्रमुख पोषक या लक्ष्य कोशिकाएं होती है। अब अगला प्रश्न है एड्स का कारण है तो वायरस। अब अगला प्रश्न है एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है विषाणु के द्वारा। अब अगला प्रश्न है एड्स विषाणु में होता है तो RNA और प्रोटीन। HIV एक तरह का रेट्रोवायरस है। RNA के निर्माण के लिए आनुवांशिक सूचनाएं देने वाले वायरस के प्रकार को रेट्रोवायरस कहते हैं। HIV धनात्मक एकल रेशे वाले RNA की 2 प्रतियों से मिलकर बना होता है। अब अगला प्रश्न है एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है तो रेट्रो विषाणु का। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु रेट्रोवायरस समूह का विषाणु है। अब अगला प्रश्न है एड्स किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर है विषाणु अर्थात वायरस के कारण। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है जो HIV द्वारा होता है। एड्स एक अत्यंत घातक एवं जानलेवा रोग है जिसमें रोगी की रोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। यह रोग प्रायः लैंगिक संभोग, दूषित रक्ताधान तथा संक्रमित माता से अपराग के संपर्क द्वारा संचारित होता है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात केवल 2 अर्थात यकृत शोथ बी और HIV एड्स।
टैटू बनवाने से कई प्रकार के संक्रमण का खतरा रहता है। इससे हेपेटाइटिस, HIV, ग्रेनुलोमस तथा केलॉइड जैसी बीमारियां हो सकती है। HIV और हेपेटाइटिस B एवं C रक्त के संक्रमण से होने वाली बीमारियां हैं जो टैटू बनाने में प्रयुक्त सुई के कई लोगों पर बार बार इस्तेमाल होने से हो सकती है। चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण से चिकनगुनिया रोग होता है जो कि संक्रमित मच्छर से संचरित होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है? तो इसका उत्तर है HIV-1C। अब अगला प्रश्न है, एड्स निम्न में से किस रोग का नाम संक्षिप्त रूप है? तो इसका उत्तर है C, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब अगला प्रश्न है, एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गेलो ने। रॉबर्ट चार्ल्स गेलो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन बाल्टीमोर के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन वायरोलॉजी के निर्देशक थे। इन्होंने HTLV-3 ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस की खोज की। यह अति घातक एड्स रोग का कारक है। अब अगला प्रश्न है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? तो इसका उत्तर है ज़िडोवुडिन। ज़िडोवुडिन एक प्रकार की एंटी रेट्रोवायरस दवा है जिसे HIV एड्स के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।